तो आज हम बात करेंगे यूके पीसीएस के जो अपर पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था। अपर पीसीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, उसके क्वेश्चन पेपर के और उसके आंसर्स के हम बात करेंगे आज। तो ये सीरीज़ जो है, ये बी सीरीज़ का जो क्वेश्चन पेपर है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर है यूके पीसीएस का जो हुआ था, ये अप्रैल के टाइम पे एग्ज़ाम हुआ था इसका, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम ये उठाते हैं कि ये कहता है, क्वेश्चंस पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजंस रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ। यानी कि ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुसूची की जो बात कर रहा है में दल बदल विरोधी अधिनियम के प्रावधान मौजूद हैं। तो हमें ये बताना है। तो ऑप्शन में है 4th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, 8th शेड्यूल और 10th शेड्यूल। तो इसका जो सही ऑप्शन होना चाहिए वो 10th शेड्यूल होना चाहिए। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम द लोकसभा फॉर पब्लिक अकाउंट कमिटी। यानी कि लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा में से कितने सदस्य जो हैं वो निर्वाचित किए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए 7, बी 10, सी 15 और डी 22। तो इसमें लोकसभा में जो पब्लिक अकाउंट कमेटी में जो मेंबर होते हैं, इलेक्टेड मेंबर, वो 15 होते हैं। कितने होते हैं? 15। तीसरा क्वेश्चन, द कांग्रेस डिक्लेयर्ड कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया एज इट गोल एट विच सेशन। यानी क्वेश्चन तीसरा क्या कह रहा है, कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी। इसके ऑप्शंस हैं, ए लाहौर सेशन 1929 में, बी कैलकाटा सेशन 1928, सी इलाहाबाद सेशन 1930 या डी नन ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन जो होना चाहिए वो लाहौर सेशन 1929 होना चाहिए। मैं ही हुआ था मतलब। ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन 4, व्हेन द हिंदी वर्जन ऑफ नेशनल एंथम जन गण मन वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जन गण मन की हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया था। तो ऑप्शन दूंगा 26 नवंबर 1949, बी ऑप्शन 24 जनवरी 1950, सी 17 नवंबर 1947 या डी 9 दिसंबर 1946। तो इसका जो ऑप्शन है, जो करेक्ट ऑप्शन है वो 24 जनवरी 1950 है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, अमंग द फॉलोइंग हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया। कि निम्नलिखित में से कौन भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। तो ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन जस्टिस MN वेंकटाचलैया, ऑप्शन बी जस्टिस GS वर्मा, ऑप्शन सी जस्टिस K रामास्वामी, ऑप्शन डी जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। तो इसका जो ऑप्शन है, वो जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि जस्टिस रंगनाथ मिश्रा होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ न्यू क्रिएटेड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहा है कि कौन वहाँ के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे वो भी यूनियन टेरिटरी जम्मू और कश्मीर के कौन बने। ऑप्शन दूंगा, राधा कृष्ण माथुर, गिरीश चंद्र मुर्मू, मनोज सिन्हा और सत्यपाल मलिक। तो इसका जो ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन बिल्कुल सही जो होना चाहिए वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। ऑप्शन क्वेश्चन 7, टू हुम द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी कि जो CDS हैं, इज मिलिट्री एडवाइजर ऑन ट्राई सर्विसेज मैटर्स। क्वेश्चन क्या है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तीनों सेनाओं की सेवाओं के विषय में किसके सैन्य सलाहकार हैं। ऑप्शन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया या फिर होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इसका ऑप्शन होना चाहिए डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो डिफेंस मिनिस्टर कौन है भी आपको ऑप्शन में कमेंट करके बताना है। खैर सबको पता ही होगा वैसे, कमेंट करके क्या बताओगे। राजनाथ जो शर्मा है वो हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इन विच ईयर द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टैब्लिश। अच्छा, क्वेश्चन में ये बताना कि अभी जो हमारे नए CDS बने वो कौन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं। इन विच ईयर द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टैब्लिश, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ऑप्शन है 1919, 1920, 1921 या 1922। तो इसको सही ऑप्शन जो है वो 1919 है। राइट टू प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू विच कैटेगरी अमंग्स द फॉलोइंग, यानी कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है, ठीक है, संपत्ति का अधिकार निम्न में से कौन सी श्रेणी में सम्मिलित है। पहला
लीगल राइट, फंडामेंटल राइट, नेचुरल राइट या फिर ह्यूमन राइट। ये एक लीगल राइट के अंदर आता है क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में ये नहीं आता, क्योंकि इसको हटा दिया गया था, कुछ एक अमेंडमेंट के बाद इसको हटा दिया गया था, फंडामेंटल राइट में से इस लीगल राइट को हटा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, हु अमंग द फॉलोइंग चेयर्स द जोनल काउंसिल, यानी कि निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है। ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी चीफ मिनिस्टर ऑफ द जोन्स इन रोटेशंस, ऑप्शन नंबर डी फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ अ पंचायत इज डिजॉल्व अगर हो जाती है तो इलेक्शंस आर टू बी हेल्ड विद इन डैश मंथ्स। ऑप्शन 1, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 6 या फिर ऑप्शन डी 9। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर 6, यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर नई इलेक्शंस कराने पड़ते हैं अगर हमारी राज्यसभा जो है अगर वो क्या हो जाती है, अगर वो डिज़ोल्व हो जाती है। सॉरी, पंचायत डिज़ोल्व आती है, राज्यसभा नहीं, राज्यसभा तो हो नहीं सकती, परमानेंट हाउस है। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच ईयर द सार्क समिट फॉर द फर्स्ट टाइम वॉज हेल्ड इन इंडिया। पहली बार सार्क का जो समिट था वो कहाँ हुआ था। अब आपका एक क्वेश्चन ये भी है कि SAARC का आपको फुल फॉर्म बताना है और ये भी बताना है कि कितने कंट्रीज़ इसके मेंबर्स हैं, और लास्ट समिट जो सार्क थी वो कब हुई थी और कहाँ हुई थी। ठीक है, तो सार्क में पूछा है कि समिट जो था वो जो फर्स्ट समिट था वो इंडिया में कब हुआ था, 1986, ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 2007 या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही ऑप्शन है 1986। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज इन इंडिया। यानी कि ये कहना चाह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है। ऑप्शन देता हूँ, ऑप्शन ए द 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ऑप्शन नंबर बी द 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है द 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 14, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। तो इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए 5 ईयर, ऑप्शन बी 6 ईयर, ऑप्शन 6 7 ईयर, ऑप्शन 4 ईयर्स। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी 6 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 15, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन ऑफ नो फर्स्ट यूज वॉज अडॉप्टेड। यानी क्या कह रहा है, भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं, यानी कि नो फर्स्ट यूज जो बोला गया, पहले प्रयोग नहीं की प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो बताओ, न्यूक्लियर जो हमारा इंडियाज़ न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन जो था नो फर्स्ट यूज़, उस टाइम पे जब हमने उसको अडॉप्ट किया था तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे। तो ऑप्शन देता हूँ, IK गुजराल, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी मनमोहन सिंह या ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन 16 की बात करते हैं, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स द सिविल सर्विसेज डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया। तो जो सिविल सर्विसेज जो एस्पिरेंट्स होंगे उनको ये बहुत ही अच्छे से पता होगा कि सिविल सर्विसेज डे को कब मनाया जाता है। ऑप्शन देता हूँ, जुलाई 21, जून 21, मई 21 या अप्रैल 21। तो इसका सही ऑप्शन है अप्रैल 21। क्वेश्चन 17 क्या कहता है, इन विच ईयर द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन वॉज एस्टैब्लिश्ड। तो बताओ, केंद्र सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ऑप्शन देता हूँ 2005, ऑप्शन बी 2006, ऑप्शन सी 2007, ऑप्शन डी 2008। तो इसका सही ऑप्शन जो होना चाहिए वो होगा ऑप्शन ए 2005। क्वेश्चन नंबर 18, इन विच ईयर द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट वॉज इनेक्टेड। तो बताओ, वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बना था। ऑप्शन देता हूँ, ए 1980, बी 1974, सी 1981 और डी 1986। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वह होगा सी 1981। क्वेश्चन 19 पे आते हैं, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो लिस्ट। अब लिस्ट 1 पढ़ता हूँ पहले मैं, फिर लिस्ट 2 बताऊंगा। तो लिस्ट 1 में नेम्स ऑफ स्टेट्स बता रहा है, लिस्ट 2 में इनकी सीट्स और राज्यसभा बता रहा है। आपको ये बताना है, आपको इसका सही ऑर्डर बताना है। ए जो है वो झारखंड के पास 7 सीट्स हैं, बी उत्तराखंड के पास 5 सीट हैं, या छत्तीसगढ़ के पास 3 सीटें, या पंजाब के साथ 6 सीट्स हैं।
तो इसका जो ऑप्शन नंबर मैं आपको अगर दूं ABCD के फॉर्म में, तो मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ, इसमें ऑप्शन क्या दूं, मैं सीधा बताता हूँ आपको। ठीक है, तो झारखंड के पास 4 सीट्स है राज्यसभा में, उत्तराखंड के पास 3 सीट्स है राज्यसभा में, चंडीगढ़ के पास 2 सीट्स है राज्यसभा में, और पंजाब के पास 1 सीट है राज्यसभा में। तो ये आपको हमारे 19 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द राइट टू पार्टिसिपेट इन द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, यानी कि निम्न में से किसे संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन ए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही ऑप्शन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब आपको सबको ये भी आंसर करना है कि 2022-23 के जो अटॉर्नी जनरल है, यानी कि अभी जो हमारे करंट अटॉर्नी जनरल है वो कौन है, और अभी हमारे सॉलिसिटर जनरल हैं वो कौन है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो कौन है। तो आपको अटॉर्नी जनरल के बारे में अगर पता हो थोड़ा बहुत, तो ये इनके साथ जो इनके जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं, अटॉर्नी जनरल के पास एक ऐसी पावर होती है कि वो बेसिकली कोई भी हमारे अंदर जो जितने भी कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट हो चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, वहाँ जाके कहीं पे भी वो क्या सुन सकते हैं, कोई भी न्याय वगैरह जो हो रहा हो, मतलब न्याय प्रणाली जो है अंदर वो चल रही होती है, वहाँ पे जाके बैठ के उनको सुन सकते हैं, हर्डिंग्स कर सकते हैं, लेकिन वो अपना जस्टिस वहाँ पे प्रोवाइड वहाँ पे नहीं दे सकते। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आपको ये भी बताना है कि कौन कौन है जो मैंने पूछा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, द उत्तरांचल चेंज द नेम एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, यानी क्या कह रहा है, उत्तरांचल जो नाम था, नाम परिवर्तन, उत्तरांचल का नाम कब परिवर्तन हुआ, अधिनियम निम्नलिखित में किस वर्ष से अस्तित्व में आया, यानी कि उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल का नाम बेसिकली उत्तराखंड कब से बोलने लगा, 2000, ऑप्शन दे रहा हूँ 2000, ऑप्शन बी 2003, ऑप्शन सी 2006, या डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 2006। क्वेश्चन 22 की तरफ आते हैं। द स्टेट ऑफ उत्तराखंड केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स, क्या कहना चाह रहा है, उत्तराखंड राज्य निम्न में से किस तिथि को अस्तित्व में आया। ऑप्शन ए 9/11/2000, ऑप्शन बी 9/11/2001, ऑप्शन सी 11/11/2001, या फिर ऑप्शन डी 5/11/2001। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होना चाहिए 9/11/2000। क्वेश्चन नंबर 23, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड हु डिक्लेयर्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली दैट गैरसैंण वुड बी द समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड, यानी कौन से ऐसे चीफ मिनिस्टर थे जिन्होंने ये बोला लेजिस्लेटिव असेंबली में कि गैरसैंण जो है हमारी उत्तराखंड की समर कैपिटल बननी चाहिए। तो ऑप्शन देता हूँ, ए त्रिवेंद्र सिंह रावत, ऑप्शन बी तीरथ सिंह रावत, या ऑप्शन सी हरीश रावत, या ऑप्शन डी पुष्कर सिंह धामी। अब आपको ये थोड़ा बहुत अगर आप एलिमिनेशन का मेथड लगाएं तो फिर जो पुष्कर सिंह धामी है वो अभी रिसेंटली बने हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपने गैरसैंण के बारे में बहुत पहले से सुना है कि वो समर कैपिटल है। और दूसरा तीरथ सिंह रावत जो थे वो एक ऐसे मतलब वहाँ पे वो थे, तीरथ सिंह रावत जो थे वो कितने टाइम के लिए बने थे, 118 दिन, 116 या 118 दिन के लिए वहाँ पे क्या बने थे, सीएम बने थे वहाँ के। और हरीश रावत तो खैर बहुत पुराने हैं। तो अब इन दो ऑप्शन में जहाँ पे आपको प्रॉब्लम ये आएगी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत या हरीश रावत में से एक होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए त्रिवेंद्र सिंह रावत, इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिश्नर ऑफ कॉलोनियल कुमाऊं एंड गढ़वाल इंट्रोड्यूस द रेवेन्यू पुलिस सिस्टम, क्या कहना चाह रहा है कि औपनिवेशिक कुमाऊं और गढ़वाल के निम्नलिखित में से किस कमिश्नर ने राजस्व पुलिस प्रणाली का प्रारंभ किया। यानी अब आपको ऑप्शन में देता हूँ, फर्स्ट जॉर्ज विलियम ट्रेल, या फिर लेफ्टिनेंट कर्नल गार्डनर, ऑप्शन सी सर हेनरी रैमजे, या फिर ऑप्शन डी डैनियल इबर्टसन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होना चाहिए सर हेनरी रैमजे। ठीक है, अब क्वेश्चन 25, हाउ मेनी लोकसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम उत्तराखंड, बताओ उत्तराखंड से कितने लोकसभा मेंबर इलेक्टेड हैं। तो इसके ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन 3 8, ऑप्शन ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 5 मतलब 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 8। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 5, यानी कि 5 मेंबर है लोकसभा से, 5 मेंबर हैं लोकसभा में उत्तराखंड से। और राज्यसभा से कितने हैं, 3 मेंबर है, याद रखना है। क्वेश्चन 26 थोड़ा खतरनाक सा सवाल है जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है लेकिन इसके लिए मतलब इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। तो ये पूछ रहा है बेसिकली कि टोबिन टैक्स इज लेविड ऑन, यानी कि टोबिन टैक्स लगाया जाता है, बताओ किस पे। ऑप्शन ए ऑन बॉडीज क्रिएटिंग एक्सटर्नलिटीज, ऑप्शन बी ऑन द बेसिस ऑफ वेट, ऑप्शन सी ऑन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स,
ऑप्शन डी ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होना चाहिए ना ऑन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स पे टोबन टैक्स को लगाया जाता है। क्वेश्चन 26 क्या कहता है, हु रेगुलेट्स द मार्केट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इन इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को कौन विनियमित करता है, तो हमें ये बताना है। इसके ऑप्शन में दूंगा एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955, ऑप्शन बी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट एनेक्टेड बाय स्टेट्स, या ऑप्शन सी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्राइंडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1937, या ऑप्शन नंबर डी फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1956। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह होगा एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955। ठीक है, क्वेश्चन 28 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्र विकास परिषद के संबंध में सही नहीं है। ऑप्शन दूंगा, इट इंक्लूड्स चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स, इट इज़ अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज़ अ स्टैच्यूरी बॉडी, इट शुड मीट एटलीस्ट ट्वाइस ए ईयर। तो इसका सही ऑप्शन होगा एक ये एक स्टैच्यूरी बॉडी है, यानी कि ये एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, आपको याद रखना है स्टैच्यूरी बॉडी यानी कि वैधानिक निकाय है। अब आपको आपको ये बताना है कि ऑटोनोमस बॉडी कौन सी होती है। ठीक है, स्टैच्यूरी बॉडी एंड ऑटोनोमस बॉडी में फ़र्क क्या होता है। क्वेश्चन 29 पे आते हैं, इन विच ईयर द नंबर ऑफ वुमेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वॉज द लोवेस्ट इन लोकसभा। किस वर्ष लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम थी। तो ऑप्शन नंबर दूंगा मैं, ऑप्शन दूंगा ए 1952, बी 1967, सी 1977, डी 1989। तो इसका सही ऑप्शन है 1977 यानी ऑप्शन सी। तो इसमें आपको 50 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, 50 क्वेश्चन आपको बताऊंगा इसमें। क्वेश्चन 30 पे आते हैं, विच वन इज करेक्ट अबाउट IMF। IMF के बारे में पता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलते हैं इसको। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के बारे में क्या सही है। ऑप्शन ए, इट ग्रांट्स लोन टू एनी कंट्री, इट ग्रांट्स लोन टू ओनली डेवलपिंग कंट्रीज, इट ग्रांट्स लोन टू ओनली मेंबर कंट्रीज, या फिर इट ग्रांट्स लोन टू सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, इट ग्रांट लोन्स टू ओनली मेंबर कंट्रीज। अब आपको ये बताना है कि IMF के अंदर मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं और क्या एक IMF, हाँ ठीक है यही बताना है बस। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं, द राइज इन द वैल्यू ऑफ वन करेंसी रिलेटिव टू अनदर इज, यानी कि एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि दूसरी की तुलना में है, क्या होगी बताओ। ऑप्शन ए, अ वीकनिंग ऑफ अ करेंसी, ऑप्शन बी, अ डेप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी, ऑप्शन नंबर सी, एन एप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी, या फिर ऑप्शन नंबर डी, अ डिबेसमेंट ऑफ अ करेंसी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होना चाहिए अ वीकनिंग ऑफ अ करेंसी। करेंसी क्या होती है, करेंसी का क्या होता है नहीं सॉरी अच्छा हाँ 31 पे था मैं, ठीक है। इसका सही ऑप्शन होगा वीकनिंग ऑफ अ करेंसी, यानी कि मुद्रा का बेसिकली क्या होता है ना, मुद्रा बहुत कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, उसकी वैल्यू गिरने लगती है। ऑप्शन अब क्वेश्चन 32, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन बताना है। इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द बॉन्ड होल्डर्स, ऑप्शन बी इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द डेप्टर्स, ऑप्शन नंबर सी इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द फिक्स्ड इनकम ग्रुप्स, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। अब इसको मैं हिंदी में ही पढ़ देता हूँ। मुद्रास्फीति बंद पत्र धारक को लाभ पहुँचाती है, ऑप्शन बी मुद्रास्फीति उधार लेने वालों को लाभ पहुँचाती है, ऑप्शन सी मुद्रास्फीति स्थायी आय समूह को लाभ पहुँचाती है, या फिर ऑप्शन डी में से कोई भी नहीं। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द डेप्टर्स, यानी कि मुद्रास्फीति उधार लेने वालों को लाभ पहुंचाती है, ये इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन 33, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन इंडियन इकोनॉमी आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991। तो बताओ 1991 के आर्थिक सुधार के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न में से क्या परिवर्तन हुआ है। ऑप्शन देता हूँ आपको। ऑप्शन ए, शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन GDP हैज़ इंक्रीज्ड एनॉर्मसली, ऑप्शन बी FDI इनफ्लोज हैव इंक्रीज्ड, ठीक है, या ऑप्शन सी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैज़ इंक्रीज्ड, या फिर ऑप्शन बी बोथ बी एंड सी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो बी एंड सी। बी क्या था, FDI इनफ्लोज हैव इंक्रीज्ड, और सी क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैज़ इंक्रीज्ड। ठीक है, क्वेश्चन 34, स्वेट इक्विटी शेयर्स आर इशूड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। स्वेट इक्विटी बेसिकली निम्नलिखित में से किस आवंटित किए जाते हैं, किसको दिए जाते हैं। अब ऑप्शन देता हूँ, ए ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, ऑप्शन बी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, या फिर ऑप्शन डी एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी। तो इसका जो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा वो होगा एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी, ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन 35, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन वॉज लॉन्च टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द कमोडिटीज़। तो क्या पूछा, ये बोल रहे हैं कि राष्ट्र खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई थी। तो इसमें ऑप्शन दूंगा ए वीट, बी राइस, सी पल्सेस या फिर डी ऑल ऑफ दिस। तो यानी कि सारे के सारे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन 36, व्हाट काइंड ऑफ टैक्स सिस्टम इज फाउंड इन इंडिया। बताओ किस तरीके का टैक्स सिस्टम हमारे यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसको कर प्रणाली कहते हैं। कर प्रणाली कौन से तरह की हमारे यहाँ पे इंडिया में देखने को मिलती है। तो ऑप्शन 1 दूंगा मैं प्रोग्रेसिव, ऑप्शन बी डिग्रेसिव, ऑप्शन सी प्रोपोर्शनल या फिर ऑप्शन डी रिग्रेसिव। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी डिग्रेसिव। क्वेश्चन नंबर 37 पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान इज कॉल्ड रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान किसे कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए थर्ड प्लान, ऑप्शन बी फिफ्थ प्लान, ऑप्शन सी सिक्स्थ प्लान, ऑप्शन डी एट्थ प्लान। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी सिक्स्थ प्लान। क्वेश्चन 38 में हम बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन ए एनएनपी इज इक्वल्स टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, ऑप्शन नंबर बी एनएनपी इक्वल्स टू जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस डेप्रिसिएशन, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। यानी कि क्वेश्चन में क्या कहा था, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो ये कह रहा था एनएनपी क्या जीएनपी के बराबर होता है या और उसमें माइनस घिसावट व्यय होती है, यानी कि डेप्रिसिएशन होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल होती है। ऑप्शन नंबर बी एनएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय माइनस घिसावट व्यय, यानी कि जितना भी वहाँ से जो विदेशों से जो प्राप्त होता है शुद्ध आय, यानी कि जो पैसा जो आता है वो उसमें से जब हम घिसावट व्यय को माइनस करते हैं तो क्या वो एनएनपी है। बिल्कुल जीडीपी और यानी कि ये दोनों सही हैं। एनएनपी इज इक्वल्स टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन और एनएनपी इक्वल्स टू जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस डेप्रिसिएशन, बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन 39, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ 11th 5-year प्लान इंक्लूसिव ग्रोथ स्ट्रेटजी। यानी कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिपादित समावेशी विकास में निम्नलिखित में क्या शामिल नहीं था। ऑप्शन दूंगा रिडक्शन इन पॉवर्टी, ऑप्शन बी एक्सटेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ऑप्शन सी रिडक्शन इन जेंडर इक्वालिटी इन इक्वालिटी, ऑप्शन डी स्ट्रेंथनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट। तो इसका सही ऑप्शन होगा स्ट्रेंथनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO इज समटाइम्स क्रिटिसाइज्ड फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग रीजंस एक्सेप्ट दैट। अब क्या ऑप्शन है, इट हैज़ नो वे टू सॉल्व ट्रेड इन डिस्प्यूट्स अमंग मेंबर नेशंस, ऑप्शन बी इट इज़ पपेट ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, ऑप्शन सी इट रिड्यूसेस द सोवरेनिटी ऑफ मेंबर कंट्रीज, या फिर ऑप्शन डी इट फेवर्स फ्री ट्रेड ओवर द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। मैं इसको हिंदी में ही पढ़ देता हूँ। विश्व व्यापार संगठन की निम्नलिखित सभी कारणों से कभी कभी आलोचना की जाती है सिवाय इसके कि ऑप्शन ए इसके पास सदस्य देशों के बीच व्यापार विवादों को निपटाने हेतु कोई तरीका नहीं है, या फिर ऑप्शन बी यह बहुराष्ट्रीय निगमों की कठपुतली है, ऑप्शन नंबर सी यह सदस्य देशों की संप्रभुता को कम करता है, या फिर ऑप्शन डी यह उत्पादों की गुणवत्ता के ऊपर स्वतंत्र व्यापार का समर्थन करता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होना चाहिए वो है इसके पास सदस्य देशों के बीच व्यापार विवादों को निपटाने हेतु कोई तरीका नहीं है, यानी कि इट हैज़ नो वे टू सॉल्व ट्रेड डिस्प्यूट्स अमंग मेंबर नेशंस। ठीक है, ऑप्शन 40 का क्वेश्चन 40 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 41 क्या कहता है, इफ़ अ प्राइमरी डेफिसिट इज जीरो देन द अमाउंट ऑफ बोरोइंग विल बी, यानी कि यदि प्राथमिक घाटा शून्य है तब उधार की राशि क्या होगी। ऑप्शन देता हूँ, मोर देन इंटरेस्ट पेमेंट, लेस देन इंटरेस्ट पेमेंट, जस्ट इक्वल टू द इंटरेस्ट पेमेंट, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा वो होगा ब्याज भुगतान के ठीक बराबर, यानी कि जस्ट इक्वल टू द इंटरेस्ट पेमेंट। क्वेश्चन 42 की तरफ आते हैं। 42 को कहता है जेंडर इन इक्वालिटी इंडेक्स, यानी कि जिसको हम GII कहते हैं, वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। बताओ उसको कौन से HDR के अंदर नापा जाता है, मतलब कि कौन से ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कराया था, या फिर वो भी किसके UNDP के अंदर। ठीक है, UNDP ही इसको निकालता है। तो इसके ऑप्शन दूंगा HDR 2007, ऑप्शन बी HDR 2008, ऑप्शन सी HDR 2009, या फिर ऑप्शन डी HDR 2010। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा HDR 2010, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2010। क्वेश्चन 43, व्हाट इज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक ऑफ इंडिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 ऑफ UNDP। ठीक है, तो बताओ UNDP की मानव विकास रिपोर्ट 2020 में भारत का मानव विकास सूचकांक रैंक क्या थी।
रैंक क्या थी? ऑप्शन ए 128, ऑप्शन बी 129, ऑप्शन सी 130 या फिर ऑप्शन डी 131। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो 131 होगा, ऑप्शन डी 131। क्वेश्चन 44, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द लेटेस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ MSME। ठीक है, अब आपको फुल फॉर्म बतानी है कि MSME का फुल फॉर्म क्या होता है, बाद में तो मैं बता ही दूंगा। ऑप्शन देता हूँ 2012, 2014, 2018, 2020, यानी कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में MSME का अद्यतन वर्गीकरण किया गया था? 2012, 2014, 2018 या 2020। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी 2020 है। क्वेश्चन 45 की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज़। ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज़ कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए शेयर्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, ऑप्शन नंबर बी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ऑप्शन सी शेयर ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, या फिर ऑप्शन डी स्टॉक ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। क्वेश्चन 46, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, जिसको मीगा कहते हैं हम, वो किससे रिलेटेड करती है, किससे रिलेटेड है, यानी कि वो किसके रिलेशन के अंदर आती है? ऑप्शन मतलब इसको मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ कि ये कह रहा है कि बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभ्यकरण। ठीक है, बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण संबंधित है किससे? ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ऑप्शन बी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, ऑप्शन सी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जिसको IFC कहते हैं, ऑप्शन डी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जिसको IDA कहते हैं। तो इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर ए वर्ल्ड बैंक ग्रुप इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर एबॉलिश्ड बाय द गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि वस्तु एवं सेवा के द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त किया गया है? किसको खत्म किया गया है? ऑप्शन ए प्रॉपर्टी टैक्स, ऑप्शन बी कॉर्पोरेशन टैक्स, ऑप्शन सी वैल्यू एडेड टैक्स, या ऑप्शन डी इनकम टैक्स। तो ये तो एक सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, वैल्यू एडेड टैक्स को खत्म करके गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हमारे यहाँ निकाल दिया गया था जुलाई 17, 2017 में। ठीक है, जुलाई के महीने से। क्वेश्चन 48 क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस इज नॉट लोकेटेड इन उत्तराखंड। बताओ उत्तराखंड के अंदर कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो नहीं है? एक तो ऑप्शन ए CBRI, ऑप्शन सी ONGC, ऑप्शन बी ONGC, ऑप्शन सी HAL और ऑप्शन डी BHEL। तो आपको बताना है कौन सी नहीं है, नहीं है पूछा है आपने, पूछा है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन सी है। CBRI है, ONGC भी है और BHEL भी है। तो हमारे यहाँ पे HAL जो है उत्तराखंड के अंदर नहीं है। क्वेश्चन 49 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बताओ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का कौन सा एक सही एग्जाम्पल नहीं है? ऑप्शन दूंगा, पहला द एक्विजिशन ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्सटाइल मिल ओवरसीज, ऑप्शन बी द क्रिएशन ऑफ अ होली ओन्ड बिजनेस फॉर्म ओवरसीज, ऑप्शन सी द परचेज ऑफ बॉन्ड्स और स्टॉक्स इशूड बाय फार्मा कंपनीज ओवरसीज, ऑप्शन डी द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू स्टील प्लांट ओवरसीज। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि द परचेज ऑफ बॉन्ड्स ऑफ स्टॉक इशूड बाय फार्मा कंपनीज ओवरसीज, यानी कि हिंदी में से क्या बोलेंगे, विदेशों में फार्मा कंपनी द्वारा निर्गत बॉन्ड अथवा स्टाफ का कार्य का क्रय। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 50। उसके बाद मैं अगली वीडियो में फिर 51 to 101 क्वेश्चन दूंगा और लास्ट उसके बाद थर्ड वीडियो में हम इसमें 101 से, ठीक है, 51 से 100 तक दूंगा। उसके बाद 101 से 101 से 150 तक दूंगा। तो 50th क्वेश्चन क्या है? इन हाउ मेनी हिल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड टी डेवलपमेंट प्रोग्राम वॉज कैरिड आउट ड्यूरिंग द ईयर 2020 to 2021। उत्तराखंड के कितने पर्वतीय जिलों में वर्ष 2020 से 2021 में चाय विकास कार्यक्रम संचालित किया गया है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन सी 7। तो इसका ऑप्शन नंबर बी 9 एकदम करेक्ट आंसर है। थैंक यू।